खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल का लेबनान की राजधानी बेरूत समेत दूसरे इलाकों में भीषण हमला। हिजबुल्लाह की वायु इकाई के कमांडर को मार गिराने का किया दावा। आईडीएफ ने मोहम्मद सुरूर को इजराइल पर कई हवाई हमलों के लिए बताया जिम्मेदार। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने लेबनान में पूरी ताकत के साथ हमले को जारी रखने का दिया आदेश। अमेरिका, फ्रांस सहित दूसरे देशों के 21 दिवसीय युद्ध विराम के प्रस्ताव के बाद आया बयान। कहा, प्रस्ताव पर अब तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $8 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की। रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशाना। हांगकांग की अदालत ने 2 पूर्व संपादकों को सुनाई जेल की सजा। एक पहले ठहराया गया था देशद्रोह का दोषी। स्वास्थ्य कारणों से एक संपादक को तुरंत किया गया रिहा। संपादकों ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से संबंधित प्रकाशित किए थे लेख। सूडान की सेना ने राजधानी खार्तूम पर किया बड़ा हमला। कई इलाकों से अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स को खदेड़ने का दावा। अमेरिका ने विस्थापितों की मदद के लिए $424 मिलियन की सहायता की घोषणा की। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। जहां एक और गाजा के कई इलाकों में हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई जारी है, वहीं इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इस सैन्य अभियान में निशाना बनाया गया है। अमेरिका सहित कई देशों ने इजराइल से हिजबुल्लाह के खिलाफ 21 दिन के युद्ध विराम के लिए कहा है, लेकिन इजराइल ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला जारी है। इजरायली सेना ने रात भर किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 75 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। खासतौर से दक्षिण लेबनान के इलाके इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि राजधानी बेरूत के कई हिस्से भी इससे अछूते नहीं हैं। दक्षिणी बेरूत का हिस्सा दोपहर बाद बम धमाकों की आवाज से दहल उठा। इजरायली सेना का दावा है कि सटीक जानकारी के आधार पर बेरूत में लक्षित हमले किए गए। बताया जा रहा है कि बेरूत के जिस इलाके में हमला किया गया वहां बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के सदस्य रहते हैं। इस हमले में हिजबुल्लाह की वायु इकाई के प्रमुख के मारे जाने की खबर है। ये हमला प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा आईडीएफ को लेबनान में पूरी ताकत के साथ लड़ते रहने के निर्देश के बाद किया गया। इसके अलावा इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के एक सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला बोला। इजराइल का आरोप है कि यहां से हिजबुल्लाह को हथियार हस्तांतरित किए जा रहे थे। हालांकि लेबनान के परिवहन मंत्री का कहना है कि इस हमले में एक पुल को निशाना बनाया गया है जो 2 इलाकों को जोड़ता है। इस बीच इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने अमेरिका समेत दूसरे देशों के 21 दिन के अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अब तक जवाब नहीं दिया है। इजराइल की ओर से युद्ध विराम पर सहमति की खबर सही नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि कूटनीति का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन इजराइल ने अभी तक इस विशेष अमेरिकी फ्रांसीसी प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि वाशिंगटन दुश्मनी को कम करने के लिए पिछले कई महीनों से इजराइल और लेबनानी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। इससे पहले अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों ने लेबनान इजराइल सीमा पर तत्काल 21 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था। संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने वाले सहयोगियों में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इन देशों ने कहा है कि वे इस अवधि के भीतर लेबनान और इजराइल के बीच एक समझौते को संपन्न कराने के सभी राजनयिक प्रयासों को पूरी तरह से
समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कतर ने कहा है कि इसके लिए औपचारिक मध्यस्थता ट्रैक काम फिलहाल नहीं कर रहा है। लेबनान में युद्ध विराम की दिशा में अभी तक कोई औपचारिक मध्यस्थता ट्रैक काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे अभी बातचीत में किसी सीधे समन्वय की जानकारी नहीं है। उधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश के अलग अलग जगहों पर हुए हमले में करीब 26 लोगों की अब तक मौत हुई है। इसमें 19 सीरियाई नागरिक शामिल हैं। लेबनान में 1.5 मिलियन सीरियाई नागरिक शरण लिए हुए हैं। इजरायली हमले के बाद से स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सोमवार से लेबनान में 90,000 से अधिक लोग नए विस्थापितों में शामिल हुए हैं। वर्तमान में 70,000 से ज्यादा विस्थापितों ने आधिकारिक तौर पर शरणार्थी शिविरों में पंजीकृत कराया है। इस समय 533 आश्रय काम कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागने का दावा किया है। हालांकि इजराइल ने इसे मार गिराने की बात कही है। इस बीच विभिन्न देश लेबनान से अपने नागरिकों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हांगकांग की अदालत ने एक प्रमुख मीडिया संस्थान के पूर्व संपादक को देशद्रोह के आरोप में सजा सुनाई है। उन्हें 21 महीने जेल की सजा हुई है। स्टैंड न्यूज़ में काम करने वाले दोनों संपादकों चुंग और लैम को राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई के बारे में लेख प्रकाशित करने के लिए दोषी पाया गया था। हालांकि इस मामले में चुंग को अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है, वहीं लैंग को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा कर दिया गया है। मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने वाले इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को जापानी नौसेना ने अपने एक विध्वंसक जहाज को सीधे ताइवान स्ट्रेट में उतार दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। दरअसल चीन ताइवान स्ट्रेट पर अपना दावा ठोकता है। इस घटना के बाद चीन बौखला गया है। इस पर चीन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीन और जापान के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था और इस घटना के बाद ये तनाव और बढ़ गया है। चीन को दे डाली सीधी चुनौती। जापान के इस कड़े कदम से उड़ गए ड्रैगन के होश। क्षेत्र में बार बार उकसावे की कार्रवाई को अंजाम देने वाले चीन ने दे डाली जापान को चेतावनी। दरअसल बुधवार को जापानी नौसेना ने अपने एक विध्वंसक जहाज को सीधे ताइवान स्ट्रेट में उतार दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल का जहाज ताइवान स्ट्रेट में भेजा गया हो। चीन ताइवान के स्ट्रेट पर अपना दावा ठोकता है। चीन की नाराजगी से बचने के लिए जापान अब तक अपने जहाजों को दोनों देशों के बीच से नहीं निकालता था। इस पर चीन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीन जापान के राजनीतिक इरादों के बारे में अत्यधिक सतर्क है और उसने जापान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जापान को दोनों देशों के बीच संबंधों की बुनियाद की लाल रेखा को पार नहीं करना चाहिए। दरअसल पिछले हफ्ते ही चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास जापान के 2 द्वीपों के बीच से होकर गुजरा था। इसके अलावा पिछले महीने ही चीन के एक टोही विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ भी की थी। ताइवान स्ट्रेट चीन और ताइवान के बीच मौजूद समुद्री क्षेत्र है। इसका सबसे सकरा क्षेत्र 130 किलोमीटर चौड़ा है। किसी देश की जमीन से 12 समुद्री मील का जल क्षेत्र उसका क्षेत्र माना जाता है। अमेरिका समेत कई देश ताइवान स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानते हैं और इसे किसी देश का हिस्सा नहीं मानते हैं। हालांकि चीन ताइवान स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र बताने का विरोध करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जापानी तटरक्षक बल के जहाज जलडमरू मध्य से गुजरने से परहेज करते हैं। लेकिन दक्षिण चीन सागर में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ होने वाले युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए जापान का जेएस साजमानी जहाज जब इस रास्ते से गुजरा तो चीन नाराज हो गया। अब चीन भी ताइवान के क्षेत्र में युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रहा है। चीन की सेना के लिए ताइवान द्वीप के आसपास हवाई क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों में अभ्यास करना वैध है, जहां हम युद्ध की तैयारी को मजबूत करना और नियमित सैन्य अभ्यास आयोजित करना जारी रखेंगे। जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीपों को लेकर भी लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दरअसल चीन इन द्वीपों को अपना हिस्सा मानता है। चीन का कहना है कि जापान ने इन द्वीपों को 1895 में
चीन से छीन लिया था और दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन्हें चीन को लौटाया जाना चाहिए था। दरअसल विवादित द्वीप के आसपास सागर में मछलियों की घनी आबादी होने के साथ ही तेल के भंडार भी मौजूद हैं। 1972 में दोनों देशों के बीच जब रिश्तों को सामान्य बनाने की संधि हुई, तब भी इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो पाया। 2012 में जापान ने सेनुका द्वीपों का राष्ट्रीयकरण कर इस मुद्दे को हवा दे दी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के KPK के सवाबी में बड़े धमाके की खबर है। सिटी पुलिस स्टेशन की इमारत जोरदार धमाके से ध्वस्त हो गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हमले का शिकार बने हैं। घटना में दर्जनों पुलिस वालों की मौत की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है। धमाके को लेकर अधिकारियों ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। किसी संगठन ने भी घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। ध्यान रहे कि KPK में TTP द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। और इस सब के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है, जहां पर सिटी पुलिस स्टेशन की इमारत वहां पर जमींदोज हो गई है। दर्जनों पुलिस वालों के मारे जाने की आशंका है। पाकिस्तान के KPK प्रांत में ये बड़ा धमाका हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है। पिछले महीने कई मोर्चों पर जहां यूक्रेन मजबूत दिख रहा था, वहीं अब फिर रूस ने हमले तेज कर बढ़त हासिल कर ली है। इस सब के बीच ठंड शुरू होने से पहले एक बार फिर रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों पर बड़ा हमला बोला है। वहीं अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। पूरी यूक्रेन में हमले तेज किए जाने के बाद से रूस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। रूस एक के बाद एक गांव पर नियंत्रण हासिल करने का दावा कर रहा है। इस बीच ठंड शुरू होने से पहले एक बार फिर रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों पर बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि घंटों तक चले हमले के दौरान रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में 78 ड्रोन और 6 मिसाइलें दागी। इन हमलों में 3 विद्युत प्रेषण सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। हालांकि यूक्रेन ने कीव में दर्जन भर से अधिक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है, लेकिन साथ ही कई शहरों में बिजली गुल हो जाने की भी खबर है। हालांकि रूस नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करता है, लेकिन ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले को वैध बताता है।
उधर रूस ने ज़पोरिज़िया क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन असेंबली लाइन और भंडारण सुविधाओं को नष्ट करने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि इस हमले में 250 यूक्रेनी सैन्य UAV को नष्ट किया गया है। इस बीच अमेरिका ने राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को गैर जिम्मेदाराना बताया है। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सरकार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्तों को बदलने जा रही है। पुतिन ने कहा कि देश के परमाणु नियमों में कई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा आ सकता है, तब रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने यह भी कहा कि यदि कोई गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। क्रेमलिन ने कहा है कि ये इस बात के संकेत हैं कि अगर पश्चिमी देश रूस पर होने वाले हमलों में भाग लेते हैं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह एक संकेत है जो इन देशों को हमारे देश पर विभिन्न तरीकों से और जरूरी नहीं कि परमाणु हमले में भाग लेने की स्थिति में परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ जेलेंस्की की मुलाकात से पहले अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $8 अरब से अधिक की सैन्य सहायता की घोषणा की है। सैन्य सहायता में 21 मील तक की मारक क्षमता वाले ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन नामक सटीक निर्देशित गाइडेड बम की पहली खेप शामिल है। नई सहायता का बड़ा हिस्सा $5.5 बिलियन सोमवार को अमेरिका की वित्तीय वर्ष के अंत से पहले आवंटित किया जाना है। इससे यूक्रेन को अतिरिक्त वायु रक्षा, मानव रहित हवाई प्रणाली और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार उपलब्ध होंगे। जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की रूस में लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति भी मांग सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा भी की है। ब्रिटेन में होने वाली ऑकस रक्षा साझेदारी की पहली त्रिपक्षीय बैठक लंदन में चल रही है। ब्रिटेन पहली बार इस रक्षा साझेदारी की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के लिए सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी बल के निर्माण करने के अलावा ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय ऑकस समझौते पर बातचीत होने की भी संभावना है। ऑकस समझौता ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स को कई आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ मैनहट्टन की एक संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया। उनका वायर धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और गैर कानूनी रूप से विदेशी चंदे मांगे जाने का उन पर आरोप है। अभियोजकों का आरोप है कि एडम्स की भ्रष्टाचार की साजिश लंबे समय से 2018 से चल रही थी। उन्हें व्यक्तिगत रूप से अवैध लाभ 1 लाख से अधिक अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए हैं। भ्रष्टाचार और अपराधियों पर नकेल कसने के वादे के साथ एडम्स 3 साल पहले मेयर चुने गए थे। सूडान में सूडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच लड़ाई और हिंसक हो गई है।
सेना ने तोपखाने और हवाई हमलों के माध्यम से देश की राजधानी खार्तूम में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। दरअसल इस लड़ाई में कई मोर्चों पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सेना को पछाड़ दिया है। सूडान में बीते 17 महीनों से जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को राजधानी खार्तूम पर कब्जे की कोशिश के लिए सेना ने जोरदार हमला बोला। सेना ने शहर पर हवाई हमलों के साथ तोपखानों से गोला बारूद बरसाए। इन हमलों में 4 लोग मारे गए हैं और 14 अन्य घायल हुए हैं। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के साथ चल रही इस युद्ध में सेना पहले ही खार्तूम के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण गंवा चुकी है। सेना का यह हमला सेना प्रमुख कमांडर जनरल अब्दुल फतेह के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए जाने वाले संबोधन से पहले किया गया है। इस अभियान में सूडानी सेना ने 3 मुख्य पुलों पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। इनमें से 2 पुल ओम दुरमान शहर को खार्तूम से जोड़ते हैं। सेना ने इस वर्ष की शुरुआत में ओम दुरमान के कुछ हिस्सों को अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस से छीन लिया था। हालांकि बड़े हिस्से पर आरएसएफ का कब्जा अब भी बरकरार है। सूडान में जारी संघर्ष को लेकर विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों के नेताओं ने चिंता जताई है। बैठक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने सूडान के लोगों को मानवीय सहायता के रूप में अतिरिक्त $424 मिलियन देने की घोषणा की। आरएसएफ को अपने हमले को तुरंत रोकना चाहिए। दोनों पक्ष इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोनों पक्षों को सभी मार्गों पर मानवीय पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। वहीं युद्ध के कारण सूडान के बच्चों का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। दरअसल मिस्र में रह रहे कई सूडानी शरणार्थियों के लिए आर्थिक और निवास संबंधी कागजी अड़चनों के कारण उन्हें अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराने में मुश्किल आ रही है। वे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए वैध निवास की आवश्यकता है, जो हमारे पास नहीं है। वहीं निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बजट नहीं है। बीते वर्ष अप्रैल में शुरू हुए इस युद्ध में अब तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि हजारों लोग मारे गए हैं। वहीं युद्ध के कारण देश के कई हिस्सों में अत्यधिक भूख और अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। जापान में 5 दशक पुराना मौत की सजा का फैसला पलट गया। जापानी अदालत ने पूर्व जापानी मुक्केबाज को गुरुवार को बरी कर दिया। क्यों ये हुआ और इसके पीछे क्या कुछ कारण है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विश्व में सबसे लंबे समय तक मौत की सजा काट चुके जापानी शख्स इवाओ हाकामाडा को आखिरकार कोर्ट ने बरी कर दिया है। वे आधी सदी से भी अधिक समय तक मौत की सजा काट चुके थे। इवाओ हाकामाडा को 1968 में अपने बॉस, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की हत्या का दोषी पाया गया था। उन्होंने हत्या की बात स्वीकार भी की थी, लेकिन बाद में वो पलट गए थे। हाल ही में उनकी मौत की सजा पर दोबारा सुनवाई शुरू हुई थी। इसके बाद जापान की शिजुओका जिला अदालत ने 88 वर्षीय इवाओ हाकामाडा को बरी करने का फैसला सुनाया। वे 56 वर्षों से फांसी की लंबित सजा काट रहे थे। पूर्व प्रोफेशनल मुक्केबाज इवाओ हाकामाडा को 4 लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इवाओ को लगभग आधी सदी जेल में रहने के बाद शारीरिक और मानसिक परेशानी की वजह से 2014 में रिहा कर दिया गया। कुछ साल पहले टोक्यो हाई कोर्ट ने इस केस पर पुनर्विचार की अर्जी स्वीकार कर शिजुओका जिला न्यायालय को सुनवाई का आदेश दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। 2020 में शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। शिजुओका जिला न्यायालय में बरी करने के फैसले के समय 91 वर्षीय बहन हिदेको हाकामाडा अपने भाई की ओर से पेश हुई। जापानी कैदी इवाओ की मौत की सजा सुनाई जाने को 5 दशक से भी अधिक समय हो गया है। वर्ष 2014 में उनका नाम सबसे लंबे समय तक सजा पाने वाले प्रिजनर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया था। जापान के न्यायिक इतिहास में इससे पहले भी 4 बार मृत्युदंड के फैसले को पुनर्विचार के बाद बदला जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या अभियोजक ताजा फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करेंगे। हालांकि बचाव पक्ष ने अभियोजकों से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती नहीं देने का आग्रह किया है। खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।